अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कूलिंग लोड कैलकुलेशंस है। लास्ट वीक हमने हीटिंग लोड कैलकुलेशंस को देखा था, सो आज हम कूलिंग लोड कैलकुलेशंस को देखेंगे। थोड़ा सा कह लें कि एडवांस्ड है जो हमने लास्ट कवर किया था, क्योंकि हीटिंग लोड कैलकुलेशंस के अंदर हमने सिर्फ हीट लॉस हमने डिटरमिन किए थे और वही बेसिकली हीटिंग लोड होता है। जबकि कूलिंग के अंदर आपके पास बेसिकली हमने करना ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड। सो कूलिंग लोड इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एट अ गिवन टाइम। ये फ़र्क होता है। क्योंकि देखें, अब आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं रूम में जिनकी वजह से हीट जनरेट हो रही होगी। लेट से आपके पास सिंपल सूरज जो है लाजमत, अगर वो है लाजमत, उसकी वजह से तो हीट होगी, मगर अगर कमरे के अंदर दीगर अप्लाइंसेज हैं लाइक टीवी है, फ़ैन है, एट्सेट्रा, ठीक है, लैपटॉप है, पीसी आपका है या टीवी है, सो इनकी भी हीट होती है। तो उस हीट को भी हमने रिमूव करना होता है। और उसके बाद जो है कुछ कह लें कि एक चीज़ जो यहाँ डिस्कस भी हुई है कि द डिफरेंस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द हीट स्टोरेज एंड टाइम लैग इफ़ेक्ट्स। बेसिकली होता क्या है कि अगर लेट से आपके पास सन की जो हीट है वो इंसिडेंट हो रही है, वो बिल्कुल फ़ौरन ही वो रूम के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो टाइम लेगी। क्योंकि देखें, दरमियान में आपके आउटर वॉल के ऊपर साइड पे भी प्लस्तर होता है, फिर उसके बाद जो है आपके पास ब्रिक्स हैं, ये दीवार है, और उसके बाद फिर इनसाइड प्लस्तर पेंट, तो वो टाइम लेती है। इनफैक्ट तकरीबन आप कह लें कि जो हीट सन की अगर 12 बजे इंसिडेंट है तो वो रूम में आपके पास 6 बजे के करीब आ रही होगी, जिसकी वजह से आपने अक्सर नोट किया होगा अगर समर टाइम में आप दिन में तो आप कमरे के अंदर जो है इजीली आप बैठ सकते हैं, बट शाम को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास जो इनसाइड जो रेडिएशन होती है जो कि उसने ड्यूरिंग डे टाइम एब्जॉर्ब की होती है, वो फिर इवनिंग के अंदर रूम में वो वॉल के थ्रू ट्रांसमिट होके अंदर आपके पास आती है, इस वजह से। सो उसके बाद जो है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एंटरिंग द बिल्डिंग एट एन इंस्टेंट ओनली अ पोर्शन ऑफ इट हीट्स द रूम इमीडिएटली। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अदर पार्ट द रेडिएशन हीट द बिल्डिंग मैस द रूफ वॉल्स एंड फ्लोर्स फर्निशिंग वगैरह। ठीक है, हीट स्टोरेज इफेक्ट जो रेडिएशन हमने अभी बेसलाइन रेडिएशन वगैरह भी हमने देखी थी। लेटर टाइम द स्टोर्ड हीट पोर्शन कंट्रीब्यूट द हीट टू हीटिंग द रूम एयर। ठीक है, टाइम लैग इफेक्ट बेसिकली ये आपके पास आ रहा होता है कि वो जो कह लें कि उसने हीट स्टोर कर ली उसने, ठीक है, जो भी आपके पास रेडिएशन है सन की डिफरेंट, मसलन रूफ ने, वॉल्स ने, फ्लोर ने, फर्नीचर ने, बट लाजमी तो कुछ टाइम के बाद वो रूम में ट्रांसमिट होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड टाइम लैग इफेक्ट। मसलन अगर आप इस इमेज को देखो, यहाँ बिल्कुल दिन के स्टार्ट में आप देख रहे हो कि ये ग्राफ बिल्कुल लो है। इसका क्यों? क्योंकि रात हुई है, ठीक है, बिल्कुल सुबह सुबह कोई भी ऐसा हीट लोड नहीं है, क्योंकि लाजम होता है जब सूरज गुरूब हो गया उसके बाद तो उसने कोई इस तरह ऐसे रेडिएशन तो नहीं देनी है उस इंटेंसिटी की। तो अब वहाँ क्या हुआ, आपके पास यहाँ देख रहे हो कि ये ग्राफ लो है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये ग्राफ ऊपर को राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब सूरज तुलू हो चुका हुआ है, रेडिएशन उसकी पास ऑन हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है अब राइज पे होना शुरू हो रही हैं। और देखो यहाँ तकरीबन ये 2 या 4 बजे का ये टाइम होगा इवनिंग से पहले। अब इसमें देख रहे हो कि आपके पास ये बिल्कुल पीक पे है गेन, हीट गेन, और यहाँ हीट मैक्सिमम है, और उसके बाद ग्रेजुअली आपके पास से जा रहा है। और शाम में आप देखो भले ये रेडिएशन जो है ये लोड कम तो हो रहा है, बट आपको जो ये हीट यहाँ स्टोर हो रही है वो अब आपको यहाँ रिलीज़ करनी पड़ रही है। सो ये ग्राफ अभी भी अप साइड पे है। तो ये बेसिक इसकी वजह है। अगर आप यहाँ से हीट गेन ये कर्व देखो, जो कूलिंग लोड वाली कर्व है, ये आप देख रहे हो कि आफ्टरनून में भी ये ग्रेजुअली ऊपर तो गई है, बट ये इस पॉइंट पे जाके ये यहाँ अब पीक पे है, यहाँ इस पॉइंट पे। हालांकि हीट स्टोर जो है वो यहाँ मैक्सिमम था, क्योंकि उसको टाइम लगा आपके वॉल से, या कह लें कि रूम पहले वॉल ने स्टोर किया और फिर आगे, ये इस वजह से। किस किस्म के हीट गेन्स हो सकते हैं हमारे पास रूम में? एक तो है कि जी कंडक्शन आपके पास हो रही है, जिस तरह वॉल्स है, रूफ हैं, ग्लास वगैरह, अगर विंडो है वहाँ से हो सकती है। उसके बाद इंटीरियर पोर्शंस हैं, लाइक फॉल सीलिंग होती है, या फ्लोर है आपके पास, या आप कह लो कि आपके जो सिंपल कोई अगर फर्नीचर कोई इस तरह का कोई पड़ा है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें। उसके बाद
लाजमी बात है सोलर है तो उसकी रेडिएशन भी होंगी, तो सोलर रेडिएशन थ्रू ग्लास ये एक फैक्टर है। उसके बाद आपकी जो लाइटें वगैरह रूम में होती हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब या फिर फ्लोरेसेंट लाइट वगैरह, वो। उसके बाद हर एक बंदे की भी अपनी हीट होती है, उसको भी हमने केटर करना था। क्योंकि याद रखिएगा अगर आप जब बात करते हैं कि जी ये लेट्स से अगर सर्दियां चल रही हैं तो आप कहते हैं कि जी ये जर्सी बहुत गर्म है या ये जैकेट बहुत गर्म है। इनफैक्ट जैकेट या जर्सी कोई चीज़ गर्म नहीं होती, वो सिर्फ उसका कह लें कि फ़ायदा ये होता है कि वो गुड जो है आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस उसकी हाई है कि वो ज़्यादा जल्दी हीट बाहर नहीं जाने देता, और जो हीट है वो आपकी बॉडी ने ही जनरेट करनी होती है। तो हमने उस हीट को भी यहाँ देखना है कि आपके पास अब कितनी ऑक्यूपेंसी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है लोड कितना होगा। उसके बाद इक्विपमेंट वगैरह है, आपको कौन सा इक्विपमेंट आपका है, लेट से पीसी है, कोई ओवन वगैरह कमरे में पड़ा हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है, सो वो भी है। उसके बाद हीट फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर थ्रू ओपनिंग्स, इनफिल्ट्रेशन के थ्रू कोई भी आउटसाइड एयर आपके पास आ रही है, लेट से फ़र्ज़ किया कि इनफिल्ट्रेशन में क्रैक्स वगैरह या फिर डोर के नीचे जो स्पेसिंग है वहाँ से भी आ सकती हैं। सो जो पहले 3 हैं वो आपके पास एक्सटर्नल हीट गेन्स हैं, 4 to 6 जो हैं आपके पास इंटरनल हीट गेन्स हैं। ये आप इमेज देख सकते हो कि यहाँ रूफ या सीलिंग से आपके पास डाउनवर्ड देखो हीट यहाँ से कंडक्शन के थ्रू आएगी, लाइट्स है, पीपल, इक्विपमेंट और फ्लोर भी। फ्लोर इस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, फ़र्ज़ करें कि अगर ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे एसी नहीं लगे हुए तो यहाँ से भी हीट लोड अब आपके पास आ रहा होगा, तो इसको भी हमें केटर करना होगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल लोड्स को भी हम 1 by 1 देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर स्ट्रक्चर। कंडक्शन हीट गेन्स, क्योंकि ये तमाम हीट लोड जब हम ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल हीटिंग लोड निकलेगा। सो फ़र्ज़ करते हैं कि अगर यही हमारे पास रूम है तो अभी हम कौन कौन से लोड के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जी रूफ़ और सीलिंग का हीट लोड कैसे निकाला जा सकता है, फ्लोर का कैसे निकाला जा सकता है, वॉल का कैसे निकाला जा सकता है, और उसके बाद ग्लास का इनफेक्ट इसके बाद आएगा, या पार्टीशन अगर है तो उसका कैसे निकाला जाएगा। पार्टीशन से ये मुराद नहीं, अगर तो एक कंप्लीट वॉल है तो फिर ठीक है, अगर तो वॉल आधी है ठीक है, सो उस केस में आपके पास ये वुडन पार्टीशंस वगैरह की हुई हैं तो उसमें ये यूँ काउंट फॉर हो रही होंगी। तो इनके लिए फार्मूला क्या है जी, Q इज इक्वल टू UA CLTD करेक्टेड। CLTD करेक्टेड जो है करेक्टेड लोड डिफरेंस, करेक्टेड कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस है। Q जो है आपके पास कूलिंग लोड फॉर रूफ वॉल और ग्लास है, BT ऊपर, और में U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है रूफ वॉल वगैरह के लिए, और A जो है वो एरिया ऑफ रूफ वॉल और ग्लास है जो कि डायरेक्टली कह लें इन कांटेक्ट है सन के। सो इस तरह जो है ये काउंट फॉर होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास CLTD है इज नॉट द एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटडोर एंड इंडोर एयर। CLTD values for some roof and wall construction are given the standard table using the following condition। इंडोर टेम्परेचर हमने 78 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा या लगभग तकरीबन ये 24 डिग्री सेल्सियस है, और आउटसाइड एवरेज टेम्परेचर ऑन डिज़ाइन डेज 85 डिग्री। ड्राई बल्ब उसके ऊपर ये डिज़ाइन है, डेट जो है वो जुलाई 21 है, और लोकेशन जो है 40 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड है, ये उसके ऊपर ये इनिशियल डिज़ाइनिंग है। इस्लाम जो हमारा फैसलाबाद है ना, फैसलाबाद का ये है लैटीट्यूड 31.45 डिग्री नॉर्थ, ये बेसिकली बनता है, ये 40 डिग्री है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमने एक्सटीरियर स्ट्रक्चर की ही हम बात कर रहे थे कि अगर रूफ वॉल वगैरह से हमने फाइंड आउट करना है तो CLTD करेक्टेड के लिए फार्मूला आपके पास ये है कि जी इसमें CLTD है यानी कि करेक्टेड वैल्यू ऑफ जो टेम्परेचर फ्रॉम टेबल्स ये बेसिकली आएगा। LM जो है एक करेक्शन फैक्टर है यानी कि लैटीट्यूड और मंथ करेक्शन फैक्टर है। उसके बाद TR जो है वो रूम टेम्परेचर आपने जितना भी सेट किया है। TA जो है आपके पास एवरेज आउटसाइड टेम्परेचर है विच इज़ इक्वल टू T0 माइनस DR/2। T0 का मतलब है कि आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, और DR का मतलब है कि डेली रेंज कितनी है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। जिस तरह आप खबरों में सुनते हैं ना कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इतना दर्जा हरारत रहने का इम्कान और कम से कम इतना, सो ये रेंज है
कि उन दोनों में डिफरेंस कितना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम में कितना डिफरेंस है। तो इस तरह ये आपके पास आ जाती हैं। सो एग्जांपल से देख लेते हैं जी। 30 फीट बाय 40 फीट की एक रूफ है हमारे पास वाशिंगटन डीसी में, विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट विद 1 इंच इंसुलेशन एंड suspended ceiling. The inside temperature is 76 degree Fahrenheit. Find the cooling load at 2 p.m. solar time on January 21. So उसने हमें टाइम दे दिया, डेट दे दी, और हमें उसने ये भी बता दिया कि जी वो जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट है। तो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं, सो जिस तरह ये टेबल आप देख रहे हो कि टेबल 6.1 कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग कोल्ड फ्रॉम फ्लैट रूफ। सो इसमें देखो तो हमें यहाँ गिवन है जी 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट, जो कि देखो आपको यहाँ मेंशन है, विद 1 इंच इंसुलेशन है ये। सो इसके अगेंस्ट अगर आप देखो तो आपको यहाँ से यू की वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है, और आपको यहाँ ये भी आपको जो डिज़ाइन डे है 2 PM पे आपको CLTD की वैल्यू भी मिल रही है, जो कि है 29। तो फिर हमने अब CLTD भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं वहाँ फार्मूला लिख दूँ कि Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू CLTD करेक्टेड, तो हमने U की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और A भी हमें नोन है। अच्छा, उसके बाद सेकंड टेबल पे अगर आप देखो तो आपके पास मंथ के अगेंस्ट और लैटिट्यूड के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ये बेसिकली आपके पास करेक्शन फैक्टर है। अगर आप देखो तो हमें डेट गिवन है जुलाई की, और जुलाई के अगेंस्ट अगर आप देखो तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि फ्लैट रूफ है। फ्लैट रूफ का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये वैल्यू है 1। तो आपके पास यहाँ से LM की भी वैल्यू आ गई। डिज़ाइन टेम्परेचर आपको 76 ये भी गिवन है। टी नॉट आउटसाइड टेम्परेचर की बात करते हैं हम, और आउटसाइड टेम्परेचर जो है उसके लिए भी हमारे पास वैसे टेबल भी गिवन है, और टेबल जो है वहाँ से हमें ये गिवन है कि जो टेम्परेचर है आपके पास वाशिंगटन DC का जो डिज़ाइन टेम्परेचर है डैट इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डेली रेंज इसकी होती है तकरीबन डिज़ाइन डे पे 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से हमने टी नॉट निकाल लिया। यू जो है मैंने आपको दिखा दिया था कि जी यू की वैल्यू हमने वहाँ से नोट कर ली थी। सो अगर मैं दोबारा लास्ट स्लाइड पर चला जाऊँ तो अब देखो हमने टी नॉट भी निकाल लिया। टी नॉट किसके इक्वल था? 95, यानी कि आपके पास TA माइनस डेली रेंज, यानी कि 17 नहीं है, ये बेसिकली 18 होना है, ठीक है, 18/2 माइनस DR डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये 86 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ नोन है, और हमारे पास एंड पे थ्रू द रूफ कितना हीटिंग लोड आ रहा है हमने वो डिटरमिन कर लिया। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ एक और एग्जांपल है कि जी साउथ फेसिंग वॉल ऑफ द बिल्डिंग इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया हैज़ अ नेट ओपेक एरिया ऑफ 5600 स्क्वायर फीट, यानी कि अगर मैं यहाँ फार्मूले से बात करूँ तो एरिया गिवन है। द वॉल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ 4 इंच फेस ब्रिक प्लस 2 इंच इंसुलेशन प्लस 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट। उसने हमें मटीरियल गिवन है, मटीरियल दिया हुआ है। द इनसाइड एयर टेम्परेचर इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इनसाइड टेम्परेचर गिवन है। फाइंड द वॉल कूलिंग लोड एट 4 PM सोलर टाइम ऑन जून 21। अच्छा, अब वॉल के लिए डिफरेंट ना कह लें कि ग्रुप ए से लेके ग्रुप H तक डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, और उनके बेस पे जिस तरह यहाँ हमने सोलर वो CLTD फाइंड आउट किया था, वॉल के लिए CLTD उन पे डिपेंड करता है। मसलन ये देखें, अब आपके पास यहाँ उसने आपको दे दिया 4 इंच फेस ब्रिक आपको मेंशन है, मगर आप इसके साथ साथ ये देखो कि जो एक चीज़ इसने यहाँ मेंशन की है डैट इज़ 4 इंच प्लस 4 इंच, अच्छा जी 4 इंच फेस ब्रिक हो गया प्लस 2 इंच इंसुलेशन, और ठीक है, तो 4 इंच इंसुलेशन और प्लस 4 इंच कंक्रीट, यानी कि ये टाइप बी में आ रहा है। टाइप बी में आ रहा है तो आपने यहाँ से ये 0.116 आपने यू की वैल्यू नोट कर ली, दो चीज़ें मिल गई। उसके बाद ये देखो CLTD आपके पास आ रहा है, और अगर आप देखो तो वॉल की डायरेक्शन जो है उसने यहाँ बताई होगी आपको कि साउथ फेसिंग है। सो साउथ फेसिंग वॉल है, तो इसका मतलब है कि ये रहा साउथ, और टेम्परेचर आपको उसने बता दिया जी 4 PM। 4 PM का मतलब है ये 1600 आवर्स, ये तो आपके पास ये लाइन आप यहाँ से पास ऑन करो और ये यहाँ से करो, सो ये 15 बनता है। तो यहाँ से आपने हम CLTD भी फाइंड आउट कर लिया। LM जो है इस केस में आपके पास -1 आता है,
अब CLTD नोन है, LM नोन है, रूम टेम्परेचर हमें 77 गिवन था, एम्बियंट टेम्परेचर जो है इसका जो कह लें कि पेंसिल्वेनिया का बेसिकली डैट इज़ TA, यानी कि हमारे पास वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, सॉरी T0, यहाँ भी मैंने यहाँ TA लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये TA था और ये T0 था। तो ये देखें जी, एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो आउटडोर टेम्परेचर था 90, डेली रेंज थी 18 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये तकरीबन हमारे पास 81 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। सो TA आ गया आपके पास, TA हमारे पास आ गया है, सो ये भी नोन हो गया। तो अब देखो हमारे पास यहाँ CLTD करेक्टेड फाइंड आउट करना तो बड़ा सिंपल है, आपके पास 11 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है, U हमें गिवन था, एरिया गिवन था, CLTD करेक्टेड अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हम यहाँ से Q फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्व के थ्रू, कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ग्लास के लिए मैंने आपको बताया था, ग्लास के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। ग्लास में कंडक्शन के लिए जो CLTD की वैल्यू है दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैटिट्यूड, बल्कि वो यूनिफॉर्म है। आप देख रहे हो कि सोलर टाइम के डिपेंडेंट है कि टाइम क्या है और उसके अगेंस्ट CLTD की वैल्यू है, और फार्मूला भी चेंज है। सो CLTD की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, रूम टेम्परेचर गिवन है, एम्बियंट टेम्परेचर जो है जो सॉरी एवरेज टेम्परेचर वो हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास CLTD करेक्टेड आ जाएगा ग्लास के लिए। ओके, सो इसको आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं अब हमारे पास जो इंटीरियर स्ट्रक्चर के थ्रू लोड है, ठीक है। सो इंटीरियर के थ्रू अगर हमने फाइंड आउट करना, सो दैट इज़ बेसिकली Q इज इक्वल टू UA टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अनकंडीशनड एंड कंडीशनड स्पेस। सो इसमें Q सिंपल हीट गेन है, कितनी हो रही है आपके पास, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, A जो है एरिया है, और TD जो है टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन अनकंडीशनड कंडीशनड स्पेस। अगर आपको अनकंडीशनड स्पेस का नहीं नोन, टेम्परेचर नहीं नोन, तो ये अप्रॉक्सीमेशन भी हम कर सकते हैं कि जी कि जो अनकंडीशनड स्पेस है उसका जो टेम्परेचर है वो आउटडोर टेम्परेचर से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है, यानी कि अगर बाहर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप 95 लेके आप कर सकते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन की। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये हमने कवर कर लिया है, रूफ सीलिंग कवर कर लिया है, उसके बाद Q ग्लास कवर कर लिया है, Q फ्लोर कवर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ अगर आप देखो तो इंटीरियर स्ट्रक्चर की हमने बात की है, तो यहाँ बेसिकली ये जो पीपल, लाइट और इक्विपमेंट वगैरह ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है। सो हमने समवट हमने इनको भी कवर कर लिया। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका भी होता है। लेट्स से फ़र्ज़ किया हमारे पास अब जिस तरह इक्विपमेंट है और आपके पास लाइट है, ठीक है, तो इक्विपमेंट और लाइट के लिए ना आपको गिवन होता है वॉट में, वॉट को कन्वर्ट हम कर सकते हैं BTU पर और में, ठीक है। और अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, सो 1 वॉट इज़ इक्वल टू आई थिंक दैट इज़ इक्वल टू 3.41 BTU पर और, आई थिंक ये रिलेशन है। तो सिंपली हम BTU पर और यहाँ से हीट निकाल सकते हैं। सो ये हो गया। अब आपके पास हमने सोलर रेडिएशन के थ्रू निकालना है। सोलर रेडिएशन के थ्रू अगर हमने निकालना है, लेट्स से जिस तरह ग्लास वगैरह है, तो उसके लिए जो रिलेशन है उसमें 3 पैरामीटर्स यूज़ हो रहे होंगे। एक हमारे पास HSHGF है, यानी कि सोलर हीट गेन फैक्टर, उसके बाद एरिया है, उसके बाद हमारे पास शेडिंग कोएफिशिएंट है, और हमारे पास कूलिंग लोड फैक्टर है फॉर ग्लास। क्या होता है जी, अभी बारी बारी इनको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ अगर आप देखो तो सोलर हीट गेन फैक्टर इज द मैक्सिमम सोलर हीट गेन थ्रू सिंगल क्लियर ग्लास एट अ गिवन मंथ ओरिएंटेशन एंड लैटिट्यूड, यानी कि मैक्सिमम कितनी आप सोलर हीट गेन कर सकते हो। और शेडिंग कोएफिशिएंट है टू अकाउंट फॉर द हीट गेन्स विद डिफरेंट फेनेस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स। फेनेस्ट्रेशन क्या होती है,
यानी कि आप यूँ समझो कि हम सिंपल जो डिज़ाइन वगैरह अगर आपने ग्लास के फूल बूटे बनाए हुए हैं या वो ग्लास के विद इन स्ट्रक्चर ही आपने कुछ ऐसा वो किया हुआ है तो उससे। और कूलिंग लोड फैक्टर है दैट अकाउंट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ पार्ट ऑफ द सोलर हीट गेन, कि कितना जो है हीट स्टोर हो रही है उसके अंदर, और उससे काउंट फॉर करता है। एनीवेज इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। हमारे पास एक बिल्डिंग है जी दैट इज़ फेसिंग साउथ वेस्ट, हैज़ अ विंडो एरिया ऑफ 240 स्क्वायर फीट, ग्लास इज़ 1/4 क्लियर ग्लास विद अ लाइट कलर इंटीरियर, वेनेशियन ब्लाइंड्स। वेनेशियन ब्लाइंड्स क्या होता है अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। द बिल्डिंग इज़ ऑफ मीडियम कंस्ट्रक्शन एंड इज़ लोकेटेड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। फाइंड द सोलर कूलिंग लोड इन अगस्त एट 3 PM सोलर टाइम। फार्मूला हमारे पास यहाँ टॉप पे गिवन है। इस तरह का रिलेशन हमारे पास ये टेबल गिवन है डिफरेंट लैटिट्यूड्स के लिए। 40 डिग्री नॉर्थ के अगेंस्ट अगर आप देखो तो हमें उसने अगस्त बता दिया, ये अगस्त है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्शन उसने हमें बता दी है कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट है, सो साउथ वेस्ट रहा ये। सो इसके अगेंस्ट देखो तो आप 196 आ गया। 196 आपके पास क्या है, डैट इज़ सोलर हीट गेन फैक्टर विच इज़ BTU पर आवर पर फीट स्क्वायर। सो हमारे पास सोलर हीट गेन फैक्टर आ गया, हमारे पास एरिया है 240 स्क्वायर फीट गिवन है। अच्छा, उसके बाद शेडिंग कोफिशिएंट अगर हमने फाइंड आउट करना है, सो ये बेसिकली ये जो ब्लाइंड्स है ना इनको हम वेनेशियन ब्लाइंड्स बोलते हैं, अगर आप इनको देख सको, यानी कि सिंपल अक्सर ऑफिसेज वगैरह में आपने देखे होंगे। अगर आप इसको यहाँ देखो सो ये इस तरह से वेनेशियन ब्लाइंड्स हैं। अच्छा, अब शेडिंग कोफिशिएंट आपने सोलर हीट गेन फैक्टर निकाली, एरिया निकाला, शेडिंग कोफिशिएंट निकालना। सो देखो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि जी सिंगल ग्लास है और वेनेशियन ब्लाइंड्स हैं और लाइट वेनेशियन ब्लाइंड्स, ये देखो लाइट कलर्ड इंटीरियर वेनेशियन ब्लाइंड। सो ये रहा लाइट, सो इसके अगेंस्ट ये फैक्टर है 0.67। सो हमने शेडिंग कोफिशिएंट भी निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास रह गया है कूलिंग लोड फैक्टर। कूलिंग लोड फैक्टर हमने निकालना है, सो डायरेक्शन हमारे पास है साउथ वेस्ट, ठीक है, और टेम्परेचर हमें गया था 3 बजे 3 PM यानी कि 1500 आवर्स। सो इसके अगेंस्ट ये फैक्टर देख रहे हो 0.83 है, तो ये हमारे पास कूलिंग लोड फैक्टर भी आ गया। अच्छा, ये जो टेबल है ये 6.10 है। अगर आपके पास लेट से कुछ इस तरह की शेडिंग आपके पास है कि यानी कि 6.8 है, अगर आपके पास जो है इंटीरियर शेडिंग डिवाइसेस नहीं है कोई भी, यानी कि कर्टन्स वगैरह या ब्लाइंड्स वगैरह नहीं है, बट कारपेटिंग हुई हुई है कमरे में, सो उसके लिए वो टेबल यूज़ होगा। अगर इन केस आपके पास, और 6.9 उस केस में यूज़ होगा अगर आपके पास कोई भी अच्छा, कारपेटिंग पे ये ज़रूरी नहीं है, अक्सर हम जो होता है आपके पास जो ग्लास होता है उसके ऊपर मैट वगैरह, यानी कि वो भी लगा देते हैं, सो वो भी बेसिकली काउंट्स फॉर इंटीरियर शेडिंग। अच्छा, उसके बाद 6.9 यूज़ होगा अगर आपके पास इंटीरियर शेडिंग डिवाइसेस नहीं यूज़ हो रही कोई भी, यानी कि ब्लाइंड्स या कर्टन्स नहीं है और कारपेटिंग भी नहीं हुई रूम में। अच्छा, उसके बाद सिंपल तमाम फैक्टर्स नोन से और हमने हीट लॉस यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, हीट गेन, सॉरी यहाँ हमारे पास ये हीट लॉस नहीं है, बेसिकली हीट गेन है। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल शेडिंग इफेक्ट। अक्सर आपने देखा होगा कि हम धूप से बचने के लिए शेड वगैरह बनवाते हैं खिड़कियों के ऊपर, ठीक है, ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना आए। सो ये जो हमारे पास रिलेशन है, अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, सो उस केस में फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्ट रेडिएशन नहीं आएगी बल्कि इनडायरेक्ट रेडिएशन आ रही होगी। सो सोलर हीट गेन फैक्टर फॉर एनी शेडेड ग्लास इज़ द सेम एज द नॉर्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो सन जो है हमारे पास, सूरज यहाँ अगर ये रूम है, ठीक है, सो यहाँ ईस्ट है तो ईस्ट मशरिक से तुलू हुआ और यहाँ मगरिब में आ गया, ये वेस्ट है। नॉर्थ आपके पास होता है इधर, तो कभी भी नॉर्थ वॉल पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ती बल्कि वो इनडायरेक्ट ही होती है, ठीक है। और सो यानी कि कह लें कि सोलर हीट गेन फैक्टर की वैल्यू इस केस में, अगर जो शेडेड पार्ट है उसके लिए वो इक्वल होगी जो कि नॉर्थ पार्ट के लिए हम सोलर हीट गेन फैक्टर के लिए नॉर्थ वॉल के लिए हम ले रहे होते हैं। अच्छा, in order to find the total radiation through the partially shaded glass, the shaded area portion must be first found. मसलन आप यहाँ देख रहे हो कि शेडिंग जो है डिफरेंट आपको जो है यहाँ कोफिशिएंट आपको गिवन है यहाँ, ठीक है, शेडिंग फ्रॉम ओवरहेड प्रोडक्शन।
प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो इनको हम अभी यूटिलाइज़ करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ गिवन ये है कि जी बिल्डिंग एट 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हैज़ अ वॉल फेसिंग वेस्ट विद अ 4 फुट ओवरहैंग एंड अ 5 फुट by 6 फुट हाई window whose top is 1 foot below the overhang. How much the glass receives direct solar radiation? बेसिकली है कुछ ऐसे कि आपके पास यहाँ ये एक वॉल है बनाई हुई है, यहाँ हमने एक खिड़की लगा दी है जो कि आपके पास है तकरीबन 5 फुट बाय 6 फुट, ठीक है, 5 बाय 6 की एक विंडो है। और वो ये कह रहा है कि ये जो विंडो जहाँ ख़त्म हो रही है ना, वहाँ से 1 फुट ऊपर हमने ये शेड लगाया हुआ है। तो हमने डिटरमिन ये करना है कि जी 3 बजे कितनी रेडिएशन जो है अब आपके पास यहाँ डायरेक्ट आ रही होगी, कितनी इनडायरेक्ट आ रही होगी रेडिएशन। सो उसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें गिवन हो के या हमें पता होना चाहिए कि शेडेड पार्ट कितना है और अनशेडेड पार्ट जो है वो कितना है 3 बजे। तो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देखिएगा कि सोलर रेडिएशन 3 बजे जो है प्रोपोर्शन कितनी है हमारे पास। अगर देखो तो ये 32 डिग्री है, 3 PM है, और ये देखो वेस्ट फेसिंग है हमारे पास जो विंडो है, हाँ, द वॉल फेसिंग वेस्ट, ठीक है। सो फेसिंग वेस्ट में ये जो कोफिशिएंट है आपके पास 0.97 है, विच इज़ द वर्टिकल प्रोपोर्शन ऑफ शेड, ठीक हो गया। सो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं आगे, और इसका मतलब है कि जो हमारे पास, अच्छा अब ये देखो कि आपके पास यहाँ हमारे पास शेड था, ठीक है, 1 फुट हो गया कवर यहाँ से, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो टोटल ये लेंथ है ये है आपके पास 4 फुट, ठीक हो गया। तो इसका कितना पोर्शन अब आपके पास नीचे कह लें वो एक्सटेंड कर रहा होगा, तो वो बेसिकली 0.97 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 3.9 फुट, यानी कि जो ये साया है इसका, ये कंप्लीट यहाँ तक ये होना चाहिए 3.9 दिस पार्ट। मैं बल्कि कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ये मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये वाली दिस लाइन ग्रीन, ये बेसिकली 3.9 फुट आता है। तो अच्छा, उसके बाद अगर ये 3.9 फुट है तो ये देखें हमारे पास 1 फुट तो यहीं कवर हो गया। तो इसका मतलब है कि विंडो जो शेडेड है वो अब आपके पास बचा 2.9 फुट, क्योंकि आपने 3.9 में से ये जो 3.9 है इसमें से 1 निकाल दो तो 2.9 बचता है, जो कि आ गया ये। उसके बाद तो अनशेडेड हाइट आपके पास कितनी है, टोटल ये 6 थी, 2.9 निकाल दो तो वो बनती है 3.1, जो कि पास हमारे आ गई यहाँ। तो इसका मतलब है कि अनशेडेड एरिया ऑफ द विंडो इज़ 3.1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 15.5 स्क्वायर फुट। सो इस तरह से ये फाइंड आउट होगा। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं और इनफिल्ट्रेशन को देख लेते हैं। Infiltration of air through cracks around windows or door result in both in a sensible and latent heat gain to the room. Sensible heat gain effect on infiltration, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है कि सेंसिबल हीट किस तरह चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है लेटेंट हीट अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है, इसमें W2- और W1- ये बेसिकली हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशियोज़ हैं। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रोसीजर जो है इसका जो हीटिंग लोड कैलकुलेशन में जिस तरह हुआ बिल्कुल उसी तरह होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ यार याद रखिएगा कि कुछ ना हम एज्यूम भी कर रहे होते हैं। देखें, लाजिम बात है आपके पास हीट गेन वगैरह हो रही तो कुछ मॉलिक्यूल लाजिम होता है कुछ स्टेट चेंज भी कर रहे होंगे, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ सेंसिबल हीट गेन ही आपके पास हो, लेटेंट हीट गेन भी हो रही होगी थ्रू इनफिल्ट्रेशन। क्योंकि जब आउटसाइड एयर आ रही है और वो जब इनसाइड रिलेटिवली अगर फर्स्ट किया कि वो रिलेटिवली कूलर है, तो लाजिम बात है वहाँ भी लेटेंट हीट प्रोड्यूस हो रही होगी।
तो इस वजह से तो इसको मद्देनज़र रखते हैं हम और अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। और लाइटिंग पे आ जाते हैं। कूलिंग ड्यू टू हीट गेन फ्रॉम लाइटिंग इज Q इंटू 3.4 इंटू डब्ल्यू इंटू बी एफ इंटू सी एल एफ। ठीक है, सो ये रिलेशन है हमारे पास जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। एक खैर ये रिलेशन भी है, वरना खैर एनीवेज आई थिंक ये बेहतर है। अच्छा जी, सो कूलिंग लोड फ्रॉम लाइटिंग BTU पर और W इज इक्वल टू लाइटिंग कैपेसिटी वाट्स में है, BF ब्लास्ट फैक्टर है, CLF कूलिंग लोड फैक्टर है फॉर लाइटिंग। अच्छा, BF अकाउंट्स फॉर हीट लॉसेज इन द ब्लास्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स और अदर स्पेशल लॉसेज। 1.25 होगा आपके पास जो फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं उनके लिए, ठीक है, जिस तरह हमारी यानी कि ट्यूब लाइट्स होती हैं, और 1 होगा ये इनकैंडिसेंट जो हमारे पास बल्ब होती हैं, ठीक है, सॉरी इनकैंडिसेंट हमारी वो वाइट वाले और फ्लोरेसेंट हमारे पास जो सिंपल जो आम हमारे वो पुराने बल्ब थे वो, ठीक है। सो CLF जो कूलिंग लोड फैक्टर अकाउंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइटनिंग हीट गेन में बी फाउंड इन HRA फंडामेंटल। अगर नहीं है आपके पास तो आप CLF की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, तो इस तरह से भी ये आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो एनीवेज आगे चलते हैं और इस एग्जांपल में देखते हैं कि आपके पास यहाँ 40 वाट की जो है फ्लोरेसेंट लाइटनिंग है, और जो है हमने सोलर कूलिंग लोड इस यहाँ से निकालना कितना होगा। चूँकि हमारे पास ये फ्लोरेसेंट लाइटनिंग है तो उसके लिए हमारे पास 1.25 ब्लास्ट फैक्टर, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 320 वाट हो गया ये, और क्योंकि 8 बल्ब हैं 40 वाट के। और उसके बाद जो है यहाँ आपके पास ब्लास्ट फैक्टर आ गया, CLF नहीं गिवन तो 1 लेंगे, वाट 320 हो गया, टोटल 3.4 से मल्टीप्लाई किया सो 1360 आपके पास टोटल हीट गेन आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो अभी तक देखो हमने कौन कौन से यहाँ हीट गेन डिस्कस कर लिया। हमने कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर वॉल रूफ ग्लास भी कवर कर लिया, हमने इंटीरियर्स में जो है हमने उसको भी कवर कर लिया, हमने सोलर रेडिएशन को भी कवर कर लिया, लाइटनिंग को भी कवर कर लिया, इक्विपमेंट को भी कवर कर लिया, इन्फिल्ट्रेशन को भी कवर कर लिया। अगर पीपल की बात करनी है तो नॉर्मली ऑन एवरेज तकरीबन पर पर्सन की जो हीट है, अगर वो हीट सीटेड एट रेस्ट है, सो वो तकरीबन 215 BTU पर और होती है। और इसी तरह जो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन है ना, वहाँ वेंटिलेशन के लिए पर पर्सन भी हमारे पास आउटडोर एयर की ना रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यानी कि जब हम वो स्पेसिफाई करते हैं ना कि अगर नॉर्मली अगर डोमेस्टिक है तो आपको शायद उस तरह फ्रेश एयर इंपोर्ट कराने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि रूम वगैरह ओपन खुले होते हैं, सो एयर चेंज हो जाती है। बट अगर आपके पास होटल वगैरह में कमरे बंद रहते हैं सो ज़रूरी है कि हम आउटर एयर भी साथ साथ इंपोर्ट कराते जाएं, ठीक है, क्योंकि एक तो सिस्टम जो है ना वहाँ सेंट्रल होता है, और दूसरे तो कि रूम भी जो है वो अक्सर बंद रहते हैं, या इस तरह ये भी इशू आ सकता है। सो ये भी रिक्वायरमेंट है। सो अच्छा, और अगर आपके पास लेट से ये जिम है सो ये डिफरेंट होगी हीट गेन, अगर ऑडिटोरियम है सो डिफरेंट है, यानी कि हर एक प्लेस के लिए फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, और जो ये BTU पर आवर में जो हीट है ये भी डिफरेंट है। तो एनीवेज अच्छा, उसके बाद इनफैक्ट चलें पीपल यहाँ आ भी गया, डैट इज़ फाइन। हमारे पास कूलिंग लोड फ्रॉम सेंसिबल एंड लेटेंट हीट गेन फ्रॉम पीपल आर QS इज इक्वल टू QS इंटू N इंटू CLF। लेटेंट के लिए फार्मूला, और लेटेंट देखो किस तरह आ रही है, जो आपको पसीना आ रहा है, पसीना आपका खुश्क हो रहा है, ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें किसको काउंट फॉर कर रही हैं, बेसिकली लेटेंट हीट गेन या लेटेंट हीट लॉस वगैरह ही तो है। सो N इज़ नंबर ऑफ़ पीपल, कूलिंग लोड फैक्टर हो गया, CLF, और तमाम जो है ये आपके पास बुक में मैंने ये रेफरेंस दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको खुद भी देख सकते हैं। लेट्स से अब हमारे पास हमने हीट गेन फाइंड आउट करने की जी 240 बंदे मौजूद हैं। एक मूवी थिएटर में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसका वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। सो अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है, इसमें जो हमारे पास हीट गेन है, ठीक है, सेंसिबल वो 245 BTU पर आवर है, लेटेंट जो है 105 है, और सिंपल ये रिलेशन यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंटरनल लोड्स वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह की बात करनी है, ठीक है। इक्विपमेंट के लिए खैर दूसरा तरीका भी है, मगर एक ये तरीका भी है कि आपको यहाँ वाट गिवन है, ठीक है, और बल्कि इनफैक्ट वाट की जगह ये BTU पर आवर में आपको यहाँ वैल्यूज़ कुछ की गिवन है कि लेट से अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो वो कितना लेगा,
या फिर कॉफ़ी ब्रूअर है, या फिर हॉट प्लेट वगैरह जिसमें खाना सर्व करते हैं, ठीक है, स्टेक्स वगैरह, वो कितना लेगा। सो उसकी जो है आपको यहाँ वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, आप इनको यहीं से डायरेक्ट यूज़ करते हो। इसी तरह एचरे ने वैरायटी ऑफ जो हमारे पास एवरीडे अप्लाइंसेस हैं उनके उन्होंने हीटिंग लोड कैलकुलेट करके आपको BTU पर आवर में वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई हैं। सो यहाँ जो है हो गया। हम थोड़ा सा इसको कवर करेंगे। कंपोनेंट कूलिंग लोड क्या है, रूम कूलिंग लोड, बिल्डिंग कॉयल, रेफ्रिजरेशन कूलिंग लोड क्या है, उनको हम कवर करेंगे और उसके बाद रूम पीक कूलिंग लोड की तरफ हम आगे चलेंगे। ओके, सो यहाँ तक जो है हमने जो फाइंड आउट किया, हमने ये तो बात कर लिया कि कूलिंग लोड निकालना कैसे है, मगर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि इसकी पीक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। देखें, जो भी सिस्टम है वो उसकी पीक वैल्यू पे डिज़ाइन होता है कि मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, वर्स्ट केस सिनेरियो आप कह लें। तो द एक्सटर्नल हीट गेन कंपोनेंट्स वेरी इन इंटेंसिटी विद द टाइम ऑफ डे एंड ईयर, ठीक है। सो इस वजह इसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। फ्रॉम द CLTD SHGF, यानी कि जो आपके पास सोलर हीट गेन है, या फिर CLF टेबल्स है। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कह लें कि उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर वेस्ट फेसिंग ग्लास मैक्सिमम लोड इज़ इन मिड समर इन द आफ्टरनून, ठीक है। वो तमाम आपके पास अगर आपने कहीं विंडो में ग्लास वगैरह लगाया है तो वेस्ट पे जो ग्लास होगा वो मिड समर में वहाँ आपको मैक्सिमम आपको हीटिंग लोड वहाँ से मिल रहा होगा। अगर आपके पास जो है वो ग्लास ईस्ट में है तो मैक्सिमम सोलर लोड इज़ गोइंग टू बी इन अर्ली और मिड समर इन द मॉर्निंग। ओके, उसके बाद जो है आपके पास अगर साउथ फेसिंग ग्लास है सो मैक्सिमम सोलर लोड इज़ गोइंग टू बी इन द फॉल और विंटर अर्ली आफ्टरनून। बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो हमारे पास ये फॉल सेमेस्टर भी जब आपका ये शुरू होता है तो दैट इज़ अराउंड सितंबर के अराउंड होता है। तो बेसिकली वो सीज़न लेके, यानी कि आप कह लो कि ऑटम से लेके विंटर तक का वो सीज़न, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर साउथ वेस्ट आपके पास फेसिंग ग्लास है सो मैक्सिमम सोलर लोड इज़ इन द फॉल इन द आफ्टरनून। फॉर रूफ मैक्सिमम लोड इज़ इन द समर इन द आफ्टरनून और इवनिंग। उसके बाद फॉर वॉल्स मैक्सिमम लोड इज़ इन द समर इन द आफ्टरनून और इवनिंग। फॉर इंस्टेंस वी माइट एक्सपेक्ट अ साउथ फेसिंग रूम विद अ वेरी large window area to have a peak load in early afternoon in the fall, not in the summer, ठीक है, हमने अभी बात की। इफ़ द और ये किस वजह से, क्योंकि सोलर की जो सन की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होती है इन बिटवीन समर एंड विंटर। उसके बाद इफ़ द रूम हैड अ स्मॉल ग्लास एरिया द वॉल एंड ग्लास हीट कंडक्शन माइट डोमिनेट एंड द पीक लोड टाइम वुड बी अ समर आफ्टरनून। सो ये भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एरिया डोमिनेंट है। जिस तरह अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो समर में है सूरज वो किसी और डायरेक्शन में आपके पास जो है मूव कर रहा है, ठीक है, और आपके पास विंटर में जो है वो डिफरेंट है, आपके पास ओरिएंटेशन है। सो ये बेसिकली जो है कह लें कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, सो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का कह लें कि हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। एनीवेज, अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी, जहाँ आपके पास एक रूम है जो कि ईस्ट साइड पे है। 60 स्क्वायर फीट इसका जो है विंडो है विद एन एल्यूमिनियम फ्रेम विद अ थर्मल ब्रेक। द विंडो इज़ 1/4 इंच सिंगल हीट absorbing glass, light colored interior Venetian blinds are used. The wall is a metal curtain wall with a U value of 0.14 and has an area of 40 square feet. Building construction is lightweight. Find the time and value of room peak cooling load, ठीक है। The room is at 75 डिग्री Fahrenheit dry bulb। देखो इसका क्या इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है। देखो, एक तो रूम जो है आपके पास ईस्ट साइड पे है, सो मैक्सिमम लोड विल अकर अर्ली और मिड समर इन द मॉर्निंग, ठीक हो गया। ईस्ट साइड पे अभी हमने डिस्कस किया। ऑल्सो जो रूम है उसकी विंडो अगर आप देखो तो जो है वो तकरीबन 60 स्क्वायर फीट की आपके पास विंडो है, ठीक है, और आपके पास जो वॉल है वो 40 स्क्वायर फीट है। सो इसका मतलब है कि द विंडो की जो हीट गेन है दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोमिनेंट फैक्टर। तो द सोलर लोड डिटरमिन्स द पीक लोड। फॉर मैक्सिमम सोलर लोड सी विच मंथ हैव मैक्सिमम SHGF वैल्यू, ठीक है, जो हमने टेबल पहले देखा। सो जो कैंसर सिटी है बेसिकली वो 39 डिग्री Fahrenheit लैटिट्यूड पे है, तो उसका जो T0 है वो 96 है, डेली रेंज 19 Fahrenheit है।
तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि इसका सोलर हीट गेन फैक्टर क्या है, ठीक है, 40 डिग्री में इस डायरेक्शन में आप उसको लेके चलेंगे। तो वो बेसिकली आपके पास आता है कि अप्रैल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 2224, बट इन अप्रैल आउटसाइड टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड टू बी लो इन द मॉर्निंग, देयरफॉर देयर विल बी लार्ज कंडक्शन हीट लॉसेज एज वेल थ्रू बोथ वॉल एंड विंडो। अगला जो आपके पास सोलर हीट गेन वैल्यू है वो मई में आ रहा है, मगर फॉर द सेम रीज़न वी कैन चूज़ द मंथ ऑफ जून हैविंग द वैल्यू ऑफ 216, क्योंकि बेसिकली समर में हम पीक समर में आ रहे हैं, ठीक है। सो मंथ इज़ फिक्स्ड, वी शुड नो डैट व्हाट टाइम दिस मंथ कुड पीक लोड अकर। तो अब आपको जो है अगर आपने टाइम वगैरह लाजमी था हम वो टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद आप सोलर हीट गेन निकाल लोगे, गेन थ्रू वॉल कंडक्शन आप निकाल लोगे। सो उसके बाद इवेंचुअली हमें कहने कि मैक्सिमम CLF और CLTD की वैल्यू हम यूज़ करेंगे यूजिंग द प्रीवियस टेबल्स। तो अगर हम यहाँ देखते हैं आपके पास जो टेबल, वी सी दैट पीक CLF occurs at 800 hours and CLTD at 10, so we can calculate the following values, ठीक है। उसको जो है आपके पास विंडो आपके पास ये डिफरेंट है, हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं जिसको इवेंचुअली आप करके हम कंप्लीट कूलिंग लोड ये फाइंड आउट करते हैं। जो ये एग्जांपल है इसको जो है हम अभी एक्सटेंसिवली इसको जो है हम जाके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। और इसके साथ हमने एक बिल्डिंग का एक हमने टेस्ट केस भी हमने करना है आज के लेक्चर में, ताकि हमें ओवरऑल बिल्डिंग के बारे में पता लग सके। तो एक हल्का सा आपको एक हिंट दिया है अभी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड ख़त्म करके हम फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली कुछ ये हमारे पास स्टेप्स जो हैं यूज़ होंगे और इनको हम यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। अच्छा जी, अगर बिल्डिंग पीक कूलिंग लोड्स की बात करें, इफ़ द पीक कूलिंग लोड फॉर ईच रूम वर एडेड द टोटल वुड बी ग्रेटर देन द पीक कूलिंग लोड रिक्वायर्ड फॉर द होल बिल्डिंग बिकॉज दीज पीक्स डू नॉट अकर एट द same time. Therefore, the designer must also determine the time of year and time of day which the building cooling load at its peak and then calculate it. So basically आप ऐसे नहीं कर सकते कि लेट से अगर एक साइड पे एक रूम है, अगर लेट से होटल की बात करें, एक ईस्ट फेसिंग विंडो है कि वेस्ट फेसिंग है, तो आप सिर्फ इसी में रहें कि जी यहाँ फलाने दिन पीक लोड होगा, यहाँ फलाने दिन होगा, ऐसे नहीं होता। हम एक सेंट्रल वैल्यू हम लेते हैं और नॉर्मली वो जून 21 ली जाती है, इस वजह से कि डैट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द कह लें कि लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर। सो बेसिकली उसको हम मोस्ट केसेस में हम अंडर कंसिडरेशन लेके आते हैं। तो रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिमिलर टू दैट कैरिड आउट इन फाइंडिंग रूम पीक लोड इज़ यूज, ठीक है। जिस तरह हमने रूम की पीक लोड फाइंड आउट की, बिल्कुल इसी तरह वही टेक्निक यहाँ यूज़ होगी। सो हमारी जो सारी डिस्कशन हुई है, ठीक है, और हमने जो टेबल्स वगैरह भी देखे, तो हम बिल्डिंग्स के लिए हम ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर बिल्डिंग्स दैट आर अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर शेप्ड एंड प्लान विद सिमिलर कंस्ट्रक्शन ऑल फॉर वॉल्स, द पीक लोड इज़ यूजुअली इन द लेट आफ्टरनून इन द समर. This is because the outside temperature is the highest then, and there is no differential influence of solar radiation on one side of a building. यानी कि नॉर्थ जो हमारे पास है वहाँ, और अगर हम समर की भी बात करें, देखें ईस्ट साइड जो है वो बिल्कुल अब ईस्ट नॉर्थ में जो है डायरेक्ट सन नहीं आपके पास पड़ा होगा अगर हम मिड में आ जाते हैं, यानी कि समर में आफ्टरनून की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने साउथ से होते होते वेस्ट की तरफ जाना है. For buildings with a long south or southwest exposure having large glass areas, the peak load may occur in the fall around midday because radiation is highest. Then this case requires careful analysis. So हमने उस केस में केयरफुल रहना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर 21 जून शायद हम ना लें और हम यहाँ फॉल की कुछ डेट्स में हम कोई डेट जो है इसको कंसिडर कर लें. For one-story buildings with very large roof areas, the peak load usually occurs in the afternoon in the summer. उसके बाद अगर हमने cooling coil load find out करना है, cooling coil load is basically the rate at which heat must be removed by the air conditioning equipment, ठीक है, cooling coil. The cooling coil load will be greater than the building load because there are heat gains to the air conditioning system itself due to ventilation. Outside air लाजमी आता है, वो भी affect कर रहा होता है उसको. उसके बाद जो है आपके पास हीट गेन्स ड्यू टू डक्ट्स, वो भी फैक्टर है, ठीक है.
अगर हमने डक्ट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और डक्ट का सिस्टम हमने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास हीट प्रोड्यूस्ड बाय एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फैंस एंड पंप्स, और उसके बाद एयर लीकेज फ्रॉम डक्ट। सो इसकी वजह से हमें कूलिंग लोड जो है वो बेसिकली जो कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो हमें हाई रखना पड़ता है। बल्कि मैं आपको अगर रफली मैं आपको बता सकूं तो जो ऑफ कॉइल टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं, यानी कि ऑन कॉइल टेम्परेचर होता है कि आपके पास एयर जो है कितने डिग्री पे आ रही है, और ऑफ कॉइल होता है कि हमने एंड पे कितना अचीव किया। सो वो एटलीस्ट जो है जो ऑफ कॉइल टेम्परेचर होता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में 10 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क रखा जाता है। मसलन अगर आपने जो है ना यानी कि नॉट एटलीस्ट कुछ केसेस में जो है हम थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं, बट एटलीस्ट 10 डिग्री का डेल्टा नॉर्मली हमारी कोशिश होती है रखने की, कि अगर आपको रूम में 24 डिग्री सेल्सियस रखना है तो आपका ऑफ कॉइल टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तभी ये तमाम लॉसेस काउंट फॉर होके आपको इवेंचुअली ये टेम्परेचर आपको मिलता है। अच्छा, उसके बाद कुछ और लोड्स भी हैं, ठीक है। आउटसाइड एयर जो है लाजमी, अगर हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ना तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है आउटसाइड एयर हम इंपोर्ट कराते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में, ताकि फ्रेश एयर आए, सफोकेशन ना हो कोई, ठीक है। एयर चेंजेस वगैरह हम कराते रहते हैं, ठीक है। सो सेंसिबल एंड लेटेंट हीट ऑफ आउटसाइड एयर इज़ ग्रेटर देन रूम, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ कूलिंग लोड। सो QS इज इक्वल टू 1.1 इंटू CFM इंटू द टेम्परेचर चेंज, और उसके बाद लेटेंट जो है 0.68 इंटू CFM इंटू W0 WI CFM। अच्छा, अब ये यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर लेट से आपके पास कोई ऐसा एरिया है ना जहाँ बेसिकली आपका स्मोकिंग वगैरह भी होनी है, सो उसके लिए आप कह लो कि आप 540 CFM पर पर्सन जो है ना हम इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिंपल हॉल ही है सो आप तकरीबन ये 240 CFM भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एम्प्टी स्पेसिस के लिए 240 में तो वैसे कुछ केसेस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये वेंटिलेशन होती है तकरीबन 50 CFM पर पर्सन भी हम रखते हैं, यानी कि बेसिकली ये नॉर्मल गैदरिंग के लिए सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट है फ्रेश एयर की। तो ये कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगा। सो उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं जब हमने वेंटिलेशन लोड हमने निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये टेबल है, हाँ बल्कि सॉरी यहाँ बल्कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एरिया का है, यानी कि वो पर्सन की बात नहीं हो रही, पर स्क्वायर फुट हो रही है, कि अगर आपके पास बार्बर शॉप है तो 0.40 CFM पर स्क्वायर फुट आपने रखना है, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट ये स्मोकिंग लॉन्जेस में आप देख रहे हो आपके पास ये 1.5 है। हाँ, ये देखो होटल गेस्ट रूम, ठीक है। अगर ये लेस दैन 500 है तो 30 CFM पर गेस्ट रूम आपने रखना है, यानी कि हर रूम में आपको बेसिकली चाहिए होगी। तो ये डिफरेंट इसके कह लें कि है क्राइटेरिया। उसके में हाँ ये भी लिखा हुआ है कि 15 CFM पर पर्सन टाइम द एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। सो ये चेंज भी होती हैं, यानी कि ये यहाँ बेसिकली हमारे पास ये फैक्टर है। मैं अगर कुछ और बुक्स से अगर मैं रेफ़र करूँ तो वहाँ जो मैंने ये आइटम यूज़ किया ये भी कर, सो आपकी बुक में ये नंबर यूज़ हो रहा है इसलिए हम इनको ही कंसीडर करेंगे और इनको ही कह लें कि हम हरफ आखिर मानेंगे, बट ये जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। ओके जी, उसके बाद जो है अगर हमने टोटल लोड निकालना, सो बेसिकली रूम के लिए क्या होता है कि सम ऑफ ऑल सेंसिबल हीट लोड, लेटेंट लोड उनको ऐड कर दो। रूम पीक लोड आपके पास क्या होता है कि एक्सटर्नल heat gain components vary in intensity with the time of the day and time of year because changing of solar radiation as the orientation of sun changes या फिर changing outdoor temperature उससे peak load पे फ़र्क पड़ेगा। जनरल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास जो है वो वेस्ट फेसिंग ग्लासेस मैक्सिमम लोड इज़ इन मिड समर इन द आफ्टरनून, अगर ईस्ट फेसिंग ग्लासेस मैक्सिमम लोड इज़ इन अर्ली और मिड समर इन द मॉर्निंग, साउथ फेसिंग है तो मैक्सिमम सोलर लोड इज गोइंग टू बी फॉल और विंटर इन अर्ली आफ्टरनून। साउथ वेस्ट फेसिंग ग्लास मैक्सिमम सोलर लोड इज इन फॉल इन द आफ्टरनून। अगर रूफ जो है मैक्सिमम सोलर लोड इज गोइंग टू बी समर इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। फॉर वॉल्स मैक्सिमम लोड इज इन द समर इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। उसके बाद अगर जो है लेट से आपने सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडोर और आउटडोर डिज़ाइन कंडीशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो है उनकी डायमेंशंस वगैरह नोट करनी है सर्फेसिस की कि वहाँ एक्सटर्नल हीट गेन्स वगैरह कहाँ से और हर रूम से कितना होगा।
उसके बाद एरियाज़ आपने इनके तमाम के फाइंड आउट करने हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, जहाँ से बेसिकली एक्सटर्नल हीट गेन्स वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट यू हमने फाइंड आउट करने हैं अप्रोप्रिएट। उसके बाद जो है हमने हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट यू हमने डिटरमिन करने हैं फ्रॉम अप्रोप्रिएट टेबल। उसके बाद आपने टाइम ऑफ डे, मंथ, पीक, लोड वगैरह वो यानी कि वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हो सकता है कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग और आपने बहुत एक्यूरेसी की तरफ जाना, हो सकता है आपको डिफरेंट टाइम्स पे आपको ये करना पड़े। उसके बाद जो है आप हर रूम का जो है डिफरेंट हम लोड निकालेंगे, उसके एक्सटर्नल हीट गेन्स के इंटरनल हीट गेन को यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल देखेंगे, कितने इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को देखेंगे, और उसके बाद हम कूलिंग कॉयल और रेफ्रिजरेशन लोड निकाल सकते हैं बाय एडिंग द वेंटिलेशन लोड टू द बिल्डिंग हीट गेन्स, ठीक है। ऐड ब्लो थ्रू फैन, रिटर्न एयर फैन, पंप हीट गेन्स, ठीक है। ब्लो थ्रू फैन होता है बेसिकली जिस तरह हमारे एसी में ब्लोअर होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ रिटर्न एयर फैन का जिक्र हो रहा है। रिटर्न एयर फैन बेसिकली होता है कि आपके पास जो एयर हमारे पास आती है ना, सेंट्रल या जो कमर्शियल सिस्टम होते हैं उनमें एक पंप होता है जो कि बेसिकली उसको सक कर रहा होता है एयर को वापस, तो वो बेसिकली हमारे पास रिटर्न एयर फैन है। और उसके बाद पंप है, बेसिकली पंप से मुराद यहाँ इनकी बेसिकली जो है वो कंप्रेसर की है बेसिकली बात करने जा रहे हैं। सो वो जो है उनके लोड भी हमें इनकॉर्पोरेट करने होंगे। सो यहाँ जो है थ्योरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अब हमने जो है एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। पहले जो अभी हमने एग्जांपल यहाँ स्लाइड्स में कवर की हम उसको देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास हम एक टेस्ट केस लेंगे और एक पूरी बिल्डिंग का हम कूलिंग लोड डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह जो है ये दोनों जब हम कर लेंगे तो हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।